स्वागत है दोस्तों आपका एडवेंचर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग रुदरफोर्ड भाई साहब का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कि रुदरफोर्ड भैया का एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हो गया। तो मौज मस्ती के साथ चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में, कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होता है और अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसा पार्टिकल्स है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम देखने वाले हैं और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, कि आखिर रुदरफोर्ड का ये मॉडल ऑफ एटम जो था वो फेल्ड क्यों हुआ, उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। तो इसी अच्छी बात के साथ चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फ़ा पार्टिकल, मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होता है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अभी 9th क्लास में होगे, आपका जो हाफ ईयरली होने वाला है या फाइनल का बोर्ड होगा उसमें भी आ सकता है आपका क्वेश्चन व्हाट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो उसके लिए मैं इसको रीड कर देता हूँ, इसको आप डेफिनेशन अपने नोटबुक में लिख लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ मास। दे आर इमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलिनियम. The fast moving alpha particles have considerable amount of energy. They can penetrate through the matter. जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसा पार्टिकल है, तो आपको बोलना है अल्फ़ा पार्टिकल इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव एंड 4 यूनिट मास। और आपको पता है अल्फ़ा पार्टिकल्स को ही हीलियम He2 पॉजिटिव भी कहा जाता है। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल को हीलियम 2 पॉजिटिव भी कहा जाता है, इसलिए इसमें बोला जाता है कि 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है एंड 4 यूनिट ऑफ मास है। फिर आगे देखते हैं। दे आर इमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलिनियम। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसका एग्जाम्पल आप देखिए, 2 एग्जाम्पल आपके बुक में दिया होगा, रेडियम एंड पोलिनियम। ठीक है, तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है इसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो आप तो देख रहे हैं इसी के थ्रू क्या होता है, इमिट होता है, इसी के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, फिर आगे देखिए। द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है, जो फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल है, इसमें सफिशिएंट एनर्जी होता है। मतलब एनर्जी ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम, कंसिडरेबल मतलब इतना आप बोल सकते हो कि एनर्जी हाँ है, एनर्जी मौजूद है। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू दी मैटर, मतलब वो किसी भी मैटर के थ्रू आराम से पेनिट्रेट, आराम से पार हो सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स का ये कैरेक्टर हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ये डायग्राम है, ये ग्राफ है। ठीक है, रदरफोर्ड भैया का जो ग्राफ था, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी का मॉडल है, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमको एक्सपेरिमेंट सेटअप देखना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट सेटअप मतलब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने किस प्रकार, मतलब कौन सी चीज़ को कहाँ कहाँ रखा था या उनके एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी चीज़ें थी उसको जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखा है। सबसे पहले देखते हैं। ही सेलेक्टेड ए थिन गोल्ड फॉइल्स, मतलब उन्होंने एक गोल्ड का जो फॉइल्स होता है, फॉइल्स मतलब बहुत ही पतला सीट। ठीक है, सोने का, गोल्ड का बहुत ही पतली सीट, उसको हम लोग फॉइल्स कहते हैं। तो आप लोग बहुत लोग सोचे भी होंगे या आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो सोचे होंगे कि उन्होंने गोल्ड को ही क्यों चुना। ठीक है, तो आप लोगों ने 7 में एक टॉपिक पढ़ा होगा, 7th में मेलेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेलेबिलिटी क्या होता है कि वो किसी मैटर का ऐसा कैरेक्टर होता है जिसमें हम उस मैटर को पतली शीट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, दोज मटेरियल्स विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू वेरी थिन शीट्स, मतलब शीट्स में उसको कन्वर्ट कर सकें, बहुत ही पतली पतली शीट में, उसको हम लोग मेलेबिलिटी बोलते हैं उस प्रोसेस को। ठीक है, और उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल होता है गोल्ड। गोल्ड को हम लोग बहुत ही पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए रदरफोर्ड भैया ने गोल्ड को चुना था। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर में। द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स आर अलाउड टू स्ट्राइक ए वेरी थिन गोल्ड फॉइल इन वैक्यूम। अब जो फास्ट अल्फ़ा पार्टिकल है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है मैंने बताया आपको, तो वो जब स्ट्राइक करेगा गोल्ड फॉइल पे तो उसके लिए जो एटमॉस्फेयर, जो जगह चुना गया वो वैक्यूम चुना गया। वैक्यूम ऐसा प्लेस होता है, वैक्यूम जहाँ पे बिल्कुल भी एयर नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पे एयर नहीं होता है, पूरा वो एयर फ्री होता है, मतलब उसी को हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये दोनों आपको समझ में आया हो। अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इससे पहले हम लोग को पहले वो जो हमने डायग्राम छोड़ा था वो समझना होगा। तो पहले आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, फिर हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं।
तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिटर हैं, जिससे अल्फ़ा पार्टिकल बाहर आएंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे गोल्ड फॉयल है, और ये जो आप देख रहे हो ये वाली, ये क्या है, डिटेक्टिंग स्क्रीन है। ठीक है, तो रुदरफोर्ड भैया ने ये सब का यूज़ किया था ये जानने के लिए कि आखिर अल्फ़ा पार्टिकल्स को जब किसी मैटर पे स्ट्राइक करते हैं तो उनका क्या होता है, फिर मतलब क्या वो बैंड करती है, या फिर उस जो पार्टिकल्स जो उन्होंने लिया था, मतलब गोल्ड फॉयल लिया था, उसका नेचर क्या है, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स वो क्या स्ट्राइक करने के बाद कितना डिग्री तक मूवमेंट करता है, कितना डाइवर्ट होता है, या फिर वो सीधा उसके आर पार हो जाता है। ठीक है, यही जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो अब हम समझते हैं इसको। ठीक है, तो जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक किया गया तो आप लोग देख रहे होंगे कि आफ्टर स्ट्राइकिंग के बाद बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए। ठीक है, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स आप देख रहे होंगे, जो रेड लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला मैं दूसरे कलर से दिखाने का कोशिश करता हूँ आप लोग को। ये जो रेड लाइन दिख रहे होंगे आप, ये क्या है, वो अपने रास्ते से क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए। ठीक है, जैसे जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक किया गया तो बहुत तो क्या हो गया, बहुत तो देख रहे होंगे आप, ये बहुत सीधे निकल गए। ठीक है, सीधे स्ट्राइक कर गए। बहुत क्या हो गया, अपने रास्ते से डाइवर्ट कर दिए, कुछ एंगल रास्ता अपना बदल लिए। और बहुत क्या हो गया, देख रहे हो, बहुत वापस भी आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ तो सीधे चले गए, कुछ थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थोड़ा एंगल पे, कुछ बहुत ज़्यादा एंगल से डाइवर्ट हो गए, और कुछ तो बिल्कुल वापस ही आ गए। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, तो अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था ये होने का। ठीक है, आइए समझते हैं अब रीज़न उसका। तो अब हम लोग ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, ये जो सेटअप हुआ, इसका क्या कंक्लूजन निकला, इसका क्या निष्कर्ष निकला, अब हम लोग वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, इट शोज दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन एन एटम। ये जो पहला पॉइंट है उसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। तो ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए पहले। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, ये जो पहला पॉइंट था, फर्स्ट जो पॉइंट है, वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आप लोग अल्फ़ा पार्टिकल्स 1 को देखिए। ठीक है, आप देख रहे होंगे जब ये अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से पास किया तो ये सीधा ही पास हो गया। ठीक है, इसके जो पाथ था, इसका जो रास्ता था, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आया और वो सीधा ही निकल गया। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे अल्फ़ा पार्टिकल 1 को जब इसको गोल्ड फॉयल से पास किया गया तो ये बिना किसी रुकावट के गोल्ड फॉयल से सीधा पास कर गया, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन से। तो इससे रुदरफोर्ड भैया ने ये निकाला कि चूँकि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो गए, सीधा निकल गए अपना, विदाउट कोई भी डिफ्लेक्शन उनमें नहीं हुआ। तो इससे रुदरफोर्ड भैया ने कहा कि हमारा जो एटम है उसमें बहुत जगह क्या है, खाली है। बहुत जगह खाली होने के कारण ही हमने जो अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक किया था गोल्ड फॉयल पे, वो सीधा निकल गए, उनका वो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, वो कोई भी एंगल से चेंज नहीं हुए, वो जिस तरह से गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक किए थे सेम एंगल से वो बाहर निकल गए। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट 2 देखेंगे, इसका जो पॉइंट 2 है उसको समझेंगे। तो आइए पॉइंट 2 को पहले पढ़ते हैं। ठीक है, पॉइंट 2 कहता है, some of the alpha particles are deflected through small and large angle so that there is a positive center in the atom which repel the positively charged alpha particles। अब हम लोग वापस से डायग्राम पे चलते हैं, लेकिन डायग्राम पे जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है एक और पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपेल करते हैं। क्या करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, वहीं एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ये दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा दोनों चीज़। तो आइए आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब अल्फ़ा पार्टिकल्स 2 और 4 को देखिए। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स 2 और 4 को जब आप देख रहे होंगे तो ये देख रहे होंगे, ये जब स्ट्राइक किया, ठीक है, जब गोल्ड फॉयल पे, उसके बाद ये स्मॉल एंगल से क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स 4 को भी आप देख रहे होंगे, जब स्ट्राइक हुआ इसके बाद क्या हो गया, ये डाइवर्ट हुआ। तो अभी क्वेश्चन आता है कि आखिर ये डाइवर्ट क्यों हुआ। ठीक है, तो देख रहे होंगे बीच में क्या है, इसके बीच में क्या है, पॉजिटिव। अभी हमें पता है बीच में पॉजिटिव है, उस टाइम तो हमें नहीं पता था। तो रुदरफोर्ड भैया ने बोला कि चूँकि डाइवर्ट कर रहा है, जो हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो डाइवर्ट कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। तो ये डिफ्लेक्शन तभी होगा जब अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा।
आप सोच के देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अगर अंदर कोई नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करता, वो अल्फ़ा पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता, लेकिन यह अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, स्मॉल एंगल से उसको क्या कर रहा है, उसकी दिशा को बदल दिया जा रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि एटम में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, जिसके कारण अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हमने स्ट्राइक किया था वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। ये पॉइंट 2 का कंक्लूज़न था। चलिए अब पॉइंट 3 पे आते हैं और देखते हैं उसका क्या मतलब है। थर्ड पॉइंट कहता है वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स कम्प्लीटली रिबाउंड ऑन हीटिंग सोर्स डैट all positive charge and mass of the atom were concentrated in very small volume with the atom। वापस डायग्राम पे चलते हैं और ये पॉइंट थर्ड को भी डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग अल्फ़ा पार्टिकल्स 3 को देखिए, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स 3 आप लोग देख रहे होंगे 3, ये जब स्ट्राइक किया जब गोल्ड फॉइल पे, तो आप देख रहे होंगे ये वापस रिबाउंड हो गया, ठीक है। यानी कि टकरा के क्या हो गया, ये वापस उधर ही आ गया, जिस साइड से इसको स्ट्राइक किया गया था उसी साइड वापस आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये अल्फ़ा पार्टिकल 3 जो है ये ज़रूर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज से ही टकराया होगा, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव ही क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है उससे ये अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, तब ये वापस थोड़ी ना आता। दूसरा क्या है, रुदरफोर्ड भाई साहब जो हैं वो उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि पूरा एटम, पूरा जो ये एटम है उसका मास जो है, पॉजिटिव चार्ज का मास जो है एटम के कोई ना कोई एक भाग पे क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया है, कहीं एक भाग पे वो लोकेटेड रहता है, जिसके कारण क्या होता है, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स को इन्होंने स्ट्राइक किया था वो वापस आ गया। क्योंकि अगर वहाँ पे मास नहीं रहता तो क्या होता, वो कुछ एंगल से डाइवर्ट करके निकल जाता, लेकिन चूँकि उस वहाँ पे मास था और वो पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए अल्फ़ा पार्टिकल्स जो स्ट्राइक किया गया वो वापस उसी एंगल से क्या हो गए, रिबाउंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ एन एटम, ठीक है। इसमें भी हमने 4 पॉइंट लिया है, एक एक करके 4 पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक। द इंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ठीक है। पॉइंट 1 को भी हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे, जिसके लिए हम लोग मैंने आपके लिए डायग्राम दे दिया है, जिसके थ्रू आपको समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। तो आइए डायग्राम पर चलते हैं। एटम्स के अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और एक एटम का जो पूरा मास होता है वो कहाँ पर रहते हैं, वो एटम का पूरा मास वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है। हम देखते हैं ये प्रोटॉन, रेड वाला प्रोटॉन है, ग्रीन वाला आपका न्यूट्रॉन है, और ये जो रिवॉल्व कर रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो पॉइंट 1 में कहना है कि एटम का पूरा जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, और पूरा एटम का जो पूरा मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। चलिए दूसरा पॉइंट को आप देखते हैं। The nucleus is surrounded by negatively charged electrons. The electrons are revolving around the nucleus in a circular path at very high speed. These circular paths of the electrons are called orbits. इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और क्या न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। देख रहे हो आप, ये चक्कर लगाते रहते हैं किसके, और न्यूक्लियस के, और ये चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट 3 को देखते हैं। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल, ठीक है। एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें जितना प्रोटॉन्स हैं उतना उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं। एग्जांपल के लिए समझते हैं, सपोज़ एक एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो मान लेते हैं ऐसे ही मैग्नीट्यूड के हिसाब से 55 है, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो भी कितने हैं, 55 हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे क्या होता है, नेट जो चार्ज बचता है एटम में वो क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लास्ट पॉइंट है,
द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। ठीक है, आप लोग यहाँ देख भी रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हो ये बस न्यूक्लियस इतना सा है, और ये पूरा जो देख रहे हो आप, ये पूरा क्या है, एटम है। तो आप लोग साइज ऐसे भी देख रहे हो, जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो एटम से बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, इतना तक हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, टॉपिक है ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल। मतलब रुदरफोर्ड ने तो इतना कुछ बता दिया था, लेकिन उसमें भी क्या कमियां थी, क्या ये उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्यों फेल हो गया, उसमें क्या कमियां थी। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। पहले मैं एक बार रीड कर देता हूँ। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर ऑर्बिटल्स। ए चार्ज पार्टिकल वुड रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एंड इवेंचुअली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, रुदरफोर्ड सर ने सब कुछ तो सही किया था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है सर्कुलर ऑर्बिटल्स में, वो किस प्रकार से मोशन करते हैं उनके बारे में वो बहुत अच्छी तरह से, मतलब विथ प्रूफ वो नहीं बता सके कि एग्जैक्टली वो कैसे मोशन करता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे भाषा में अगर हम बोले तो वो इलेक्ट्रॉन की जो परिक्रमा होता है न्यूक्लियस के चारों ओर वो जो घूमते हैं, उनकी स्थिति के बारे में, उनके मोशन के बारे में वो बता नहीं सके थे। इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस, जो क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अब सोचिए कि रुदरफोर्ड सर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, परिक्रमा लगाता है। तो कोई भी वस्तु अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो तो उसमें एक्सेलरेशन तो होगा ही। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट कर रहा है, सपोज़ यही इसके चारों ओर घूम रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन तो होगा ही। ठीक है, सपोज़ एक्सेलरेशन है ही, तो ये घूमते घूमते अपना एनर्जी क्या होगा, इसका एनर्जी भी लॉस होगा ही, एनर्जी माइनस होगा ही। ठीक है, तो सपोज़ ये घूम रहा है, इसका एनर्जी लॉस होते जा रहा है, तो ये क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन, एनर्जी अगर लॉस हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन तो कम होगा ही। फिर ऐसे अगर वो घूमते घूमते वो क्या होगा, वो न्यूक्लियस में जाके क्या हो जाएगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, वो उसमें या तो बोल दो आप समा जाएगा, वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण रुदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एन एटम जो है उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, किस प्रकार से वो न्यूक्लियस के मोशन, किस प्रकार वो ऑर्बिट में घूमते हैं, उनके बारे में वो खुल के नहीं बता सके थे, उनके बारे में एग्जैक्ट जानकारी वो नहीं दे सके थे, जिनके कारण उनका जो ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम था वो फेल्ड हो गया। ठीक है, अब ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हमारा ये पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। सो थैंक यू, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये मेरा पहला वीडियो है, तो थैंक यू दोस्तों।